Okay, so hi again, right? And here we are with the National Level Committee for Reforms in Criminal Law. It's been 3 a.m. in the morning, and I was telling my friend कि भाई सो जाते हैं. He was like, I have a song for you, and the song was of Gangs of Wasseypur, Festiao Nahi Noora. Right? So ये मेरी तरफ से भी recommendation है. बढ़िया तुम भी सुन सकते हो. इसका especially last portion सुनना मजा आएगा. Let's come to our topic, that is reforms in criminal law. सबसे पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं, फिर रिफॉर्म्स की जरूरत समझेंगे, है ना. और इसका बैकग्राउंड तुम ऐसे समझो कि अभी सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर वैसे जाता है, वो ये है कि जो नेशनल लेवल कमेटी बनाई गई है क्रिमिनल लॉ को रिफॉर्म करने के लिए, उसका चेयरपर्सन कौन है? नाम है रणवीर सिंह. प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय द गाय हु यूज्ड टू ड्रेस वेरी weirdly, the guy who's a supreme knowledgeable person in the law, and इनका दीपिका पादुकोण से कोई लेना देना नहीं है, so don't get confused. ये नाम हमेशा ध्यान रखना. अब जरा सा इसकी रिक्वायरमेंट पे काम करते हैं कि क्यों रिफॉर्म्स की जरूरत थी हमें क्रिमिनल लॉ पे. सबसे पहले जरा अपना जो लॉ एंड जुडिशियल सिस्टम है उसकी बात करते हैं. इंडियन पीनल कोड 1860, सीआरपीसी 73, एविडेंस एक्ट 1892. यार एक बात बताओ, अगर मैं ब्रिटिशर्स के ज़माने में होता या हमारी सोसाइटी कुछ 150-200-300 साल पुरानी होती, दे आर वेलकम. बट नाउ वी आर लिविंग इन अ 21st सेंचुरी, राइट? एंड 21st सेंचुरी में हम उन पर्टिकुलर जो कॉलोनियल एरा लॉ है उसमें बदलाव चाहते हैं, राइट? बिकॉज दे आर नॉट सूटेबल इन मॉडर्न ग्राउंड्स या मॉडर्न सोशल ग्राउंड्स. जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं जो 2 साल पहले का था, राइट? वो था सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी. Right? This particular section was associated with the homosexuality, right? जो उसे उस टाइम पे क्रिमिनल एक्ट के फॉर्म में देखता था, लेकिन एट द एंड उसे क्या किया गया? डीक्रिमिनलाइज किया गया, राइट? सो ये भी पुराना एक्ट है, ये भी पुराना पार्ट था, और ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिसमें आप अलग अलग उसमें जाके चेंज करते हो. रिसेंट कुछ बात कर लेते हैं, जैसे 497 था, राइट? 497 एसोसिएटेड विद द अडल्ट्री, राइट? जैसे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के टाइम पे क्या किया गया था? चेंज किया गया था. इसमें जो ओनरशिप थी मैरिज की, उन्होंने कमेंट भी किया था कि ओनरशिप मैरिज की मेल के टुवर्ड्स नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो अपने लेवल पे क्या होती थी, चेंज होती है. सो इसी तरीके से जो पर्टिकुलर सिविल या क्रिमिनल उसमें था, धीरे धीरे रिफॉर्म्स आने के लिए हो गई. और ये रिफॉर्म्स रिकमेंड करने वाली जो सबसे क्या कहना चाहिए सुप्रीम इंस्टीट्यूशंस है, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी लॉ कमीशन की, है ना. लॉ कमीशंस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होते, बल्कि अपने आप में एक एडहॉक कमेटी जैसी चीज देख सकते हो, राइट? जिनका काम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना किसमें? लॉ एंड लीगल पर्टिकुलर परसेप्शन में. और इनका काम ये होता है कि आप ये करके बताते जाओ कि भाई साहब कैसे 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 आपको आगे बढ़ना है. ऑलमोस्ट मोर देन 275, 277 टोटल रिपोर्ट्स जो है अब तक डिफरेंट लॉ कमीशन जो है पब्लिश कर चुका है. क्वेश्चंस पे आते हैं. एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए है कि किस आर्टिकल से आप ये चीज समझते हो कि लॉ कमीशन बनना चाहिए, राइट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 372, 395 वगैरह वगैरह जो तुम ढूंढ सकते हो ढूंढो, ठीक है. उसका द फर्स्ट लॉ कमीशन वाज 1955. ये एमसी सेतलवाड़ थे, उनके साथ बना था, ये चेयरपर्सन थे. जो लास्ट लॉ कमीशन इंडिया में एक्टिव था, दैट वाज अंडर बीएस चौहान, चेयरमैनशिप ऑफ बीएस चौहान, बलदेव सिंह चौहान. दैट वाज 21st, राइट? एंड 21st के बाद 22nd कंस्टिट्यूट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज बोला, जबकि अगस्त 2018 में ऑलरेडी वो 21st लॉ कमीशन खत्म हो चुका था. सो एक पूरा साल, 1.5 साल लग गए, 2 साल लग गए नया लॉ कमीशन बनाने में. रीजन बिहाइंड दिस वाज 20th लॉ कमीशन एपी शाह रिपोर्ट, राइट? द चेयरपर्सन एपी शाह ऑफ 20th लॉ कमीशन, उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने लॉ कमीशन के रिफॉर्म्स की बात की थी, राइट? और लॉ कमीशन अपने आप में लॉ रिफॉर्म की बात करती है, इनकी रिपोर्ट लॉ कमीशन के रिफॉर्म की बात कर रही थी. फिर जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, दूसरी चीजें क्रिमिनल लॉ में जो पर्टिकुलर मेनली रिपोर्ट से कमिटीज कंसीडर की जाती हैं, उसमें माधव मेनन है, तुमने बड़े अच्छे से इसको पढ़ा होगा अपने लीगल वाले पार्ट में, और मालिमत कमेटी. इन दोनों कमेटी ने क्रिमिनल लॉ में रिफॉर्म्स के लिए क्या दिए थे? रिकमेंडेशन दिए थे. एट द एंड इन दोनों के रिकमेंडेशन, लॉ कमीशन के जो बेसिक रिपोर्ट्स के रिकमेंडेशन थे, उन सबको मिलाया गया. रणवीर सिंह के अंडर एक नेशनल लेवल कमेटी तैयार की गई. किसके लिए? टू रिफॉर्म द क्रिमिनल लॉ, राइट? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे. जरा ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स में चले आते हैं, राइट? सबसे पहले नाम आप देख ही चुके हो, आईपीसी कब आया, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट. मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जरा सा भी इसमें डाउट होगा कि तुम्हें नहीं पता. जो नाम तुम्हें जानने की जरूरत थी वो ये दो यहाँ लिखे हुए हैं,
राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ नाम स्पेसिफिक है, जिसमें फर्स्ट लॉ कमीशन है एमसी सीतलवाड़ के अंडर, है ना। सेकेंड फिर 21st लॉ कमीशन जो लास्ट एक्टिव लॉ कमीशन था, है ना। और 2018 अगस्त से लेके अब तक, वी आर इन 2020 अगस्त, अब तक वो जो कमीशन है, लॉ कमीशन 2 साल से एब्सेंट है। दिस इज द पर्टिकुलर पार्ट जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है। नाउ एक और रीजन जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है नेशनल लेवल कमेटी को करने का, उसमें है पेंडेंसी ऑफ लॉ, पेंडेंसी ऑफ केसेस। दूसरा डिलीवरी जो डिले होती है उसका। तीसरा अब तक ये पूरा का पूरा जो क्रिमिनल लॉ था एक्चुअली जो अक्यूज्ड है उसकी तरफ ओरिएंटेड होकर देखता था, और अब क्रिमिनल लॉ में इस तरीके के रिफॉर्म की बात की जा रही है कि विटनेस प्रोटेक्शन और जो विक्टिम है इनकी तरफ भी क्रिमिनल लॉ के कुछ क्या होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। अभी हैं हालांकि छोटे छोटे, बट उनमें एक मेजर रिफॉर्म्स की जरूरत थी। तो ये सारी चीजें मिलाती हैं और बताती हैं कि क्यों नेशनल लेवल कमेटी सरकार ने बनाई, सरकार ने हर वो चीज बोली। आई होप यू गेट ऑल द ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना। और ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे जा सकते हैं, आप लॉ वाले हो। आई होप यू गेट दिस पॉइंट राइट। ओके, एंड द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फॉर यू गाइस, एक्चुअली तुम अब कॉलेज में आ चुके हो, बट तुम्हारे जूनियर्स के लिए वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आई होप यू गेट दिस, गुड जीनियस। Okay, so next topic, as you can see, National Education Policy, NEP 2020. Yes or no? Right? जब ये प्रेजेंट किया गया था बहुत सारे अलग अलग एकदम होता ना एंथुजियाज्म नेक्स्ट लेवल था, और क्या कहना चाहिए कि भाई साहब हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने इतने सालों के बाद ये किया, ये वो सारी चीजें। राइट, हम सिंपल से उस पार्ट में रहेंगे जो हमारे क्लैट परसेप्शन से इंपॉर्टेंट है। राइट, और क्लैट के क्वेश्चंस में सबसे बड़ा चीज होती है कि बताओ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की थीम क्या थी। इंपॉर्टेंट, राइट। इसलिए थीम चुपचाप लिख लेना और रट्टा मार लेना। अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे कोई पैसेज आया तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक होगा जो आने चाहिए। नंबर 2, क्या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स चेंज हो गई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में? तुम्हें पता होना चाहिए कौन है मिनिस्टर, राइट। ये दोनों चीजें तुम्हारे उसमें आना चाहिए। अब जरा हिस्टोरिकल फैशन में आ जाते हैं। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद 1968 और 1986 ये 2 साल थे जब एजुकेशन पॉलिसीज में मेजर चेंजेस किए गए, है ना। और उसके कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट्स भी थे, कुछ और भी चीजें आई और कुछ नेक्स्ट लेवल अलग अलग तरीके से कहानियां सरकार के अलग अलग उसमें आई, और उन्होंने कुछ बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए। ठीक, अब अपन पुरानी चीजों में ज्यादा नहीं जाएंगे कि 10+2 सिस्टम क्या था, ये क्या था, वो क्या था, अपन उस पर बात नहीं करेंगे। वी आर नाउ कंसीडरिंग व्हाट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसने स्कूल लेवल पे 10+2 को किससे रिप्लेस कर दिया है, 5-3-3-4 से, है ना। उन्होंने पूरे के पूरे बच्चों को जो 12th क्लास तक आने वाले हैं उनको 4 एज ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 4 स्पेसिफिक उसमें, राइट। 3 to 8 फाउंडेशन, 8 to 11 प्रिपरेटरी, 11 to 14 मिडिल स्कूल एंड 14 to 18 सेकेंडरी स्कूल। उनका कहना है कि अब फोकस जो है वो मेमोरी से ज्यादा नॉलेज एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन में होगा। कक्षा 6 के बाद बच्चों को इंटर्नशिप करने की फ्रीडम दी गई है। स्कूल में मैक्सिमम पॉसिबल जो पर्टिकुलर स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चे हैं उन्हें ढूंढ के लाने की कोशिश की जाएगी स्कूल में वापस, है ना। और अपार्ट फ्रॉम दैट जब अपन उसके बाद आगे बढ़ते हैं हायर एजुकेशन या दूसरी चीजों के लिए, तो जो टीचर्स एजुकेशन है, राइट, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन या NCERT है, जो आपको रिसर्च बेसिस पे आपको पढ़ने के लिए कंटेंट बनाने का, टीचर्स के थ्रू ट्रेन होके एजुकेट करने का हो, इन सब पे कुछ बहुत स्पेसिफिक मेजर बदलाव किए गए हैं जो एजुकेशन को स्किल एंड नॉलेज बेस्ड बनाया गया, राइट। और ये कहीं ना कहीं स्किल इंडिया मिशन के अंडर ही इसको क्या किया गया है, प्रमोट किया गया। बात करें हायर एजुकेशन की, तो फिलहाल के टाइम पे हमारे देश में हायर एजुकेशन का जो पर्टिकुलर क्या कहना चाहिए एनरोलमेंट है वो अप्रॉक्सीमेट 26-27% के बीच में, राइट। बाकी सबके सब हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जा पाते, तो उनका नया टारगेट है 2035 तक उस 26% को कहां तक पहुंचाना, 50% तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ सुप्रीम इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने की बात की गई नई एजुकेशन पॉलिसी में, जिसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल सी भाषा में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को हायर एजुकेशन में स्पेशली अपन क्या करने वाले हैं, रिसर्च के लिए प्रमोट करने वाले हैं, राइट। एक बहुत फेमस एजुकेशनिस्ट ने मुझे ये बात बोली थी कि हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी के कारण हमारा मल्टी डायमेंशनल जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट है वो रुका हुआ होता है। हम हजारों फिल्में बनाते हैं, एक फिल्म ऑस्कर लेके नहीं आ पाती। हजारों किताबें लिखते हैं लेकिन एक फिल्म बुकर नहीं लेके आ पाती। हजारों के नंबर्स में कॉलेज ग्रेजुएट होते हैं, सबको प्रॉपर जॉब नहीं मिलती,
राइट। हजारों के उसमें नंबर्स में हमारे यहाँ साइंटिस्ट हैं, लेकिन बहुत ही कम हैं जिन्होंने यही रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नोबेल प्राइज लाया हो। रीजन बिहाइंड दिस इज जो फाउंडेशन लेवल स्कूलिंग है, जिसको आप स्कूल कहते हो, राइट, एजुकेशन का जो पार्ट है, यहाँ पे जो चीजें हैं वहां पे गलत है। तो ये पहला अटेम्प्ट है उसे सुधारने का, ठीक हो रही है, राइट। दूसरा, ओपन स्कूलिंग को प्रमोट करने की बात की गई कि देयर आर सर्टेन स्टूडेंट जो सीधे तौर पे स्कूल नहीं आ सकते, उनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो ओपन स्कूलिंग जो है उसको प्रमोट करेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या हो पाए, राइट, नॉलेज ले पाए। हायर एजुकेशन रिसर्च वाला पार्ट। उसके बाद जो हायर एजुकेशन कमीशन है वो हायर एजुकेशन की एक सोल बॉडी होगी, अल्टीमेट अथॉरिटी वाली, जो हायर एजुकेशन को रेगुलेट करेगी इंडिया में। और भी चीजें हैं, एमफिल हटा दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं बनता, आप यूपीएससी लेवल पे नहीं घुसना चाहते हैं, है ना। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 86 जो थी अपन ने बात की, उसके कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट्स थे, राइट। फॉर एग्जांपल एजुकेशन प्रोवाइड कराना, आर्टिकल 45 एंड 39A, आर दीज आर्टिकल्स आर अंडर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीज। यस, एजुकेशन जो है उसको प्रोवाइड कराने का काम है इन दोनों आर्टिकल के साथ। फिर उसका 2009 में राइट टू एजुकेशन बिकम्स अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21A, है ना, कि हर एक बच्चे को वो मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए। तो 6 to 14 ईयर्स के जो किड्स हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के लिए क्या किया गया, फंडामेंटल राइट दिया गया। जब तब भी बच्चे नहीं आ रहे थे तो उस टाइम पे मिड डे मील जो पर्टिकुलर स्कीम थी, इसमें आप स्कूल आओगे, आपको खाना भी मिलेगा, बस्ता भी मिलेगा, किताबें मिलेगी, साइकिल मिलेगी, साइकिल का मेंटेनेंस भी मिलेगा, इससे ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में क्या हो सके, स्टूडेंट आ सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, नवोदय हो, केवीज हो या सर्व शिक्षा अभियान 2001 हो, ये सब के सब कहीं ना कहीं जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 86 थी उसके बनाए हुए ऑब्जेक्टिव के रिजल्ट्स में आते हैं, राइट। तो ये सारे पॉइंट याद रखना, ये सब के सब एक तरफ से, स्पेशली ये जो तीनों हैं वो ये सीधे तौर पे हमारे लिए क्या है, एक पर्टिकुलर वो है कि इनिशिएटिव कौन से थे, ये दोनों के दोनों हमारे लिए एक अलग क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हम एजुकेशन की बात करें तो डीपीएसपी में कौन सा पार्ट प्ले करता है एजुकेशन के लिए, और फंडामेंटल राइट्स में कौन सा करता है, ठीक। एनसीईआरटी फिलहाल एक चेयरपर्सन होता है, ध्यान रखना है ना, यूजीसी चेयरपर्सन होता है। तो अगर आपके पास नहीं लिखा कि यूजीसी का चेयरपर्सन कौन है, एनसीईआरटी का नहीं है, तो अब भी कभी लिख लेना है ना, क्या पता अब भी कभी मुंह उठा के क्वेश्चन पूछ ले, ठीक। अब अपार्ट फ्रॉम दैट, हायर एजुकेशन में जो सबसे बेसिक चीज उन्होंने सबसे अच्छा किया वो ये है कि जो टॉप 100 फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं उनके कैंपस इंडिया में खोलने के लिए इजीली परमिशन अवेल कराने की बात की। इट्स अ गुड साइन, राइट। इस एजुकेशन पॉलिसी में एक बेसिक कमी ये है कि जो एजुकेटेड लोग हैं और जिनको जॉब्स मिलनी है, इनके नंबर्स मैच नहीं करते, राइट, अभी भी नहीं करते। और अभी भी यहाँ पे जॉब क्रिएशन और जॉब लाइक बनाने के लिए कोई खास वो नहीं किया गया, राइट। सो जब तक वो रिसर्च इस लेवल पे नहीं पहुंचती कि एजुकेशन और जॉब्स के नंबर्स मैच होना चालू हो जाए, राइट, तब तक एजुकेशन पॉलिसी को रेगुलर क्या करने की जरूरत हो जाएगी, इंप्रूव करने की जरूरत हो जाएगी, राइट। सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव, होप फॉर द बेस्ट कि चीजें ठीक हो, तुम्हारे कॉलेज में आते आते तुम्हारे पास एजुकेशन की अवेलेबिलिटी अच्छी हो। देयर आर वेरी क्या कहना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो टैलेंटेड हैं, बावजूद इसके उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते। होप फॉर द बेस्ट कि गवर्नमेंट अच्छा काम करे। अगेन थोड़ा सा अपन टॉपिक वापस रिवाइज करते हैं। सबसे पहले थीम याद रखना, बिल्कुल मत भूलना, लिखी होनी चाहिए। ये दोनों के दोनों एजुकेशन पॉलिसीज कब आई थी पुरानी वाली, 10+2 को किससे रिप्लेस किया गया है ना। जो हायर एजुकेशन जो तुम ले रहे हो फिलहाल सेकेंडरी एजुकेशन हो चुकी है, जिसके बाद तुम कॉलेज जाना चालू करोगे, ठीक। और फिर उसके बाद हायर एजुकेशन में नंबर्स के लिए क्या गोल बनाया गया है, इन दोनों का एक स्पेसिफिक वो, और ये पॉइंट्स जो अपन ने डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे आपके पास होने चाहिए। मिनिस्ट्री को किस नाम से बनाया गया, मिनिस्टर कौन है, राइट, ये सारी चीजें फुल एंड फाइनल आपके पास लिखी हो, जिससे आपको वहां आंसर करने में दिक्कत, राइट। आई होप यू गेट दिस। एंड एज वी आर गेटिंग इनटू अ न्यू मॉडल कि हम मंथली टॉप 5 टॉप 7 करंट अफेयर्स में आ रहे हैं, राइट, तो इसको थोड़ा सा आप वो रखेंगे। सी जुलाई अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वी विल हैव अ वीडियो जिसमें जुलाई अगस्त दोनों के होने वाले हैं। सो अभी के लिए अपने पास इतना है। विल कम टू यू विद सम मोर टॉपिक और इंपॉर्टेंट रेलेवेंट टॉपिक फॉर क्लैट इन जुलाई, और उसके बाद हम 15 अगस्त तक का जो पार्ट है वो भी अपन कंप्लीट करेंगे। पहले अगस्त जुलाई हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद अपन जाएंगे जून, फिर मई, फिर अप्रैल, फिर वगैरह वगैरह वगैरह, फिर फाइनली वो लॉकडाउन के स्टार्टिंग में पहुंचेंगे। उसके पुराने जो तुम्हारे अच्छे अच्छे ख्वाब थे ना कि मई में क्लैट हो जाना है, वो वाले ख्वाब भी डिस्कस करेंगे, ठीक, राइट। अगेन डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, है ना। फाइनल टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तुमने ऑलमोस्ट
सवा साल 1.25 ईयर्स की लंबी जर्नी की एक लैब प्रिपरेशन में अगर आप ड्रॉप पास हैं, इवन आप 12th भी हैं तो राइट, तो वो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट आपने किया है। अगर आप लास्ट टाइम पे फ्रस्ट्रेट होगे, पढ़ाई छोड़ दोगे या गिव अप करने की बात करोगे, तो ये आपका पूरा इन्वेस्टमेंट वेस्ट जाएगा। तो मेक श्योर डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, स्टे मोटिवेटेड, है ना, पढ़ाई में व्यस्त रहो और जिंदगी में मस्त रहो। आई होप यू गेट इट, राइट, गुड, जीनियस।